नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका 13वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 13वां चैप्टर नाभिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे जो कि 3 अंक के होंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधा अंक का होगा। इसी प्रकार से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो भी एक पूछा जाएगा, एक अंक का होगा। और लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो भी एक पूछा जाएगा जो कि 1.5 अंक का होगा। क्लियर? तो यहां से इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन 3 अंक के पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन देखेंगे आप यहां से कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है। एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल कितनी ऊर्जा होती है? तो देखिए विद्यार्थियों, एक एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? ये अल्प द्रव्यमान को मापने के लिए यूज में हम लेते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक के रूप में हम इसको यूज में लेते हैं। इसको हम शॉर्ट में एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं। और देखिए एक AMU है ये 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। हमारे को यहाँ पर समतुल्य ऊर्जा पूछी है कि इसके समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो देखिए हम अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग यहां से हम ऊर्जा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m की जो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27, c की जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन सी में हमें यहां पर दे भी रखा है। क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे को दे रखा है कि नाभिक Zn बराबर परमाणु क्रमांक 30 द्रव्यमान संख्या 64 की त्रिज्या लगभग है, फर्मी में आपको ज्ञात करना है। देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं और उसी रिलेशन की सहायता से ही हम इसकी त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे। r बराबर जानते हैं हम r0 1/3, जहां ये जो r0 है एक नियतांक है 1.2 फर्मी होता है, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो यहां से इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.2 गुणा 10⁻⁻15। अब ये जो a है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर 64 दे रखा है, तो 64 की घात आ गई है 1/3। और 64 को हम देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो घात है ये कैंसिल हो जाए, तो हम इसको 4 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 से यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.2 गुणा 10⁻⁻15 गुणा हमारे पास में ये 4 आ जाएगा। तो 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 4.8 गुणा 10⁻⁻15 मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम 4.8 फर्मी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है। ये उस नाभिक के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर सीधा ही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए किसी नाभिक के अंदर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ईबीएन जितना ज्यादा होगी, ईबीएन का मान नाभिक के स्थायित्व को बताता है। नाभिक के स्थायित्व को बताता है। क्लियर? स्थायित्व को बताता है, इसका मतलब ये हो गया है कि ईबीएन जितना ज्यादा होगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, नाभिक है वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तारे में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। इनमें से किसी तारे में उत्पन्न जो ऊर्जा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए हल्के नाभिकों का संलयन, हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तत्पश्चात अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लियर? तो इसका रीजन क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। और विद्यार्थियों जो नाभिकीय संलयन है उसमें जो हल्के नाभिकों का संलयन होता है, हल्के नाभिक ही भारी नाभिकों का निर्माण करते हैं। और मोस्टली जो है वो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? तो देखिए द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, आयतन है वो भी चेंज हो जाता है। देखिए आयतन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? द्रव्यमान तो सीधा सीधा ही है कि जो द्रव्यमान है वो ए बढ़ने पर द्रव्यमान इंक्रीज हो जाएगा। आयतन भी देख लीजिए, यहां पर आयतन देखेंगे हम, नाभिक के आयतन को V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब से पुट कर सकते हैं। और R के स्थान पर हमने एक रिलेशन अभी इस वीडियो में बताया है, वही रिलेशन R0 1 की घात 1/3 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4/3 पाई R0 का क्यूब A आ जाएगा। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि V है वो A के समानुपाती होता है। ठीक है, निर्भर करता है। फिर है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा और विद्यार्थियों बंधन जो ऊर्जा होती है EB या डेल्टा EB से जिसको हम पुट करते हैं, तो ये होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर। और डेल्टा M है द्रव्यमान में जो परिवर्तन है वो नाभिकों की संख्या के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो देखिए जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई मतलब नाभिक का द्रव्यमान, ये होता है डेल्टा एम। तो यहां पर जो डेल्टा एम है वो खुद ए पर डिपेंड करता है। हमारे को यहां पर पूछा गया घनत्व, तो विद्यार्थियों घनत्व है वो डिपेंड नहीं करता। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान बट्टे में आयतन। यदि आप द्रव्यमान है वो एटॉमिक मास यूनिट में लें तो किसी नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा A इंटू ए एम यू और आयतन हो जाता है 4/3 पाई R0 का क्यूब इंटू ए। तो देखिए AMU के अंदर द्रव्यमान ये मैंने पुट कर दिया है, किलोग्राम के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके, और बट्टे में आ गया 4/3 पाई R0 का क्यूब।
तो यहां से जो घनत्व है वो ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 और 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए r बराबर हम जानते हैं r0 1 की घात 1/3। हमारे को यहाँ पर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, जबकि उनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दे रखा है, द्रव्यमान संख्याएं दे रखी है। तो r1 बट्टे में r2 बराबर हम क्या पुट कर देंगे। देखिए r1 बराबर तो हम लिख सकते हैं r0 a1 की घात 1/3। r2 बराबर हम पुट कर देंगे r0 a2 की घात 1/3। तो यहां से a1 की घात 1/3 बट्टे में a2 की घात 1/3, इसे हम a1 बट्टे में a2 की घात 1/3 पुट कर सकते हैं। a1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 3, a2 की वैल्यू है वो है 81। तो यहां से 1/27 की जो घात है वो आ गई है 1/3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3 की घात 1/3 की घात 1/3। तो 1/3 सॉरी, इसको यहाँ पर ये है 3, इसकी घात 3 है। ओके, इसकी घात 3, 3 से 1/3 वाली घात कैंसिल हो जाएगी, तो 1/3 आ जाएगा, जिसे हम 1:3 लिख सकते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। तो देखिए हम ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर, जैसे ये कोई परमाणु है और इसके अंदर ये कोई नाभिक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, हालांकि इतना बड़ा नाभिक होता नहीं है। तो इस नाभिक के अंदर दो तरीके के कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जबकि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। ओके, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के ऊपर, जो बेरिलियम है इसके ऊपर अल्फा कणों का अटैक करवाया, 2He4, यह है अल्फा कण। तो अल्फा कणों का अटैक करवाया तो यहां पर कार्बन का निर्माण हुआ, साथ में एक अन्य उदासीन कण का उत्सर्जन हुआ, और उस उदासीन कण को ही न्यूट्रॉन कहा गया। उस उदासीन कण को ही क्या कहा गया, न्यूट्रॉन। तो ये जेम्स चैडविक के द्वारा जो रिएक्शन है वो इस रिएक्शन के आधार पर ही हमें न्यूट्रॉन की प्राप्ति हुई थी, खोज हुई थी। क्लियर। फिर आगे देखें कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म समभारिक हैं। इनमें से कौन से जो युग्म है वो समभारिक हैं, वो हमारे को यहां पर पूछा गया है। तो देखिए क्लियर करें, समभारिक के अंदर द्रव्यमान संख्याएं सेम रहती है, भार उनका सेम रहता है। तो समभारिक नाभिक किसे कहेंगे। समभारिक के अंदर द्रव्यमान संख्याएं सेम होती है, द्रव्यमान संख्याएं सेम रहेगी, परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा। क्लियर। तो यहां पर आप देख लीजिए कि द्रव्यमान संख्याएं ऑप्शन डी के अंदर हमें सेम दे रखी है, तो ऑप्शन डी समभारिक पदार्थों का एक युग्म है। ओके, देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है।
या आप कह सकते हैं परमाणु क्रमांक समान होता है। क्लियर। एक होते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेडियम नाभिक में होते हैं। तो देखिए यहां से इसमें परमाणु क्रमांक हमारे को यहां पर दे रखा है 88। परमाणु क्रमांक ये हमें दे रखा है 88। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। क्लियर। प्रोटॉनों की संख्या। विद्यार्थियों एक उदासीन परमाणु के अंदर, मैं कह रहा हूं उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। हमारे को यहां पर पूछा गया है नाभिक में होते हैं, तो नाभिक के अंदर तो केवल दो ही प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर जो द्रव्यमान संख्या है वो हमें यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 226। द्रव्यमान संख्या हमें 226 दे रखी है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहां से हम ज्ञात करेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या आप घटा दीजिए, तो 226 माइनस 88, तो ये आ गया हमारे पास में 138। तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो 138 और प्रोटॉन हमारे पास में हो गए हैं 88। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा लगभग होती है। तो नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। अन्य जो ऑप्शन है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8 जूल, जो कि गलत है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक के बल होते हैं। तो देखिए नाभिक के बलों के कुछ गुण हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ नाभिक के बलों के गुण बता देते हैं। तो देखिए कौन कौन से गुण होते हैं। उनमें से पहला जो गुण है वो हमारे पास में है नाभिकीय बल की प्रकृति। तो जो नाभिकीय बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। नाभिकीय बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरा हमारे पास में है परास। तो इनकी जो परास होती है बहुत कम होती है। तो अल्प परास होती है, लघु परास वाले ये होते हैं। तो ये अल्प परास वाले बल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर आप देखेंगे परबलता। तो ये देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे प्रबल बल होते हैं, सबसे शक्तिशाली बल होंगे, सबसे प्रबल बल होंगे। फिर है आवेश पर अनिर्भरता। आवेश पर अनिर्भरता, आवेश पर निर्भर नहीं करते, आवेश पर ये डिपेंड नहीं होते। मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ये एक समान रूप से काम करते हैं। तो देखिए इनकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, चक्रण पर निर्भर करती है। तो चक्रण पर जो नाभिक के बल होते हैं वो निर्भर करते हैं। इसके अलावा एक और गुण है, नाभिक के बलों की संतृप्तता में का गुण आ जाता है इसमें, संतृप्तता। तो इनमें संतृप्तता का गुण भी होता है। तो अब यहां पर हम देखेंगे दीर्घपरासीय, लघुपरासीय दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो लघुपरासीय होते हैं, आकर्षीय होते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करते। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाभिकीय समीकरण में कण अक्ष है,
ये वाली जो रिएक्शन है ये मैंने आपको पहले भी बता दी है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये जेम्स चैडविक के द्वारा देखी गई थी, और ये जो अक्स है वो यहाँ पर न्यूट्रॉन है। जो अक्स है वो यहाँ पर न्यूट्रॉन है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम का विस्फोट निम्न कारण होता है। तो नाभिक के विखंडन अभिक्रियाओं से परमाणु बम का विस्फोट होता है। तो परमाणु बम में नाभिक के विखंडन अभिक्रियाएं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण से सूर्य और तारों पर जो अभिक्रियाएं हैं वो संपन्न होती है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित नहीं करते। तो देखिए रेडियो धर्मी जो तत्व है उसमें कुछ कणों का क्षय होता है, उत्सर्जन होता है। तो उसमें एक तो होता है अल्फा क्षय, अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है जो कि हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक होता है। क्लियर। इसके अलावा बीटा कणों का क्षय होता है, बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा। बीटा कणों में दोनों ही सम्मिलित होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा। क्लियर। और तीसरा होता है गामा क्षय। इसमें फोटोन उत्सर्जित होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा वाले फोटोनों का उत्सर्जन होता है। क्लियर। तो यहां पर आप ध्यान देंगे ये रेडियोधर्मी तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉन का भी उत्सर्जन करते हैं, पॉजिट्रॉन का भी करते हैं, हीलियम नाभिक का भी करते हैं, प्रोटॉन का नहीं करते। हमारे को यही पूछा था किसका उत्सर्जन नहीं करते, तो प्रोटॉन का नहीं करते हैं। अब देखिए हम यहां पर कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे। उसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं उनके लिए आपको 2 कंडीशन यहां पर पुट करनी है। तो देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक कंडीशन यह है कि ताप उच्च होना चाहिए। चलिए मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पर कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए अति उच्च ताप होना चाहिए। अति उच्च ताप 10⁻7 केल्विन होना चाहिए, इसके अलावा उच्च दाब होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। तो हमारे को 2 शर्तें पूछी थी, 2 मैंने पुट कर दी है। इसके अलावा संलयित होने वाले नाभिक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, होने वाले नाभिक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर और द्रव्यमान संख्या ए में संबंध लिखिए, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो विद्यार्थियों आर बराबर होता है R0 1/1/3। तो ये रिलेशन होता है, जहां ये जो R0 है वो 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का मतलब होता है, ये तो फिक्स ही है। फिर है परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक की जो डेफिनेशन है वो हम इस वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर आप ध्यान देंगे। परमाणु द्रव्यमान मात्रक ये कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है।
इसको हम शॉर्ट में AMU से पुट करते हैं। ये कार्बन परमाणु का द्रव्यमान का 12वां हिस्सा। तो देखिए जो कार्बन परमाणु इसका द्रव्यमान होता है 1.992647 इंटू 10⁻26, और इसको यदि हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 1 AMU आ जाएगा, जो कि 1.660539 इंटू 10⁻27 kg हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। नाभिकीय संलयन जो अभिक्रियाएं होती है किसे कहा जाता है। देखिए जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते तो उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो डेफिनेशन हम आपके सामने पुट कर रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो देखिए नाभिकीय विखंडन के अंदर एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, तो उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में टूट जाएं तो उस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1 ग्राम द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से ये हम फाइंड आउट करेंगे। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम क्या जानते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से
द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से m का जो मान है वो हमें दे रखा है 1 ग्राम, जिसको हम 10 की घात -3 kg भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E बराबर mc², तो E बराबर m की जो वैल्यू है 10 की घात -3, c का जो मान है वो 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात 16, तो 9 गुणा 10 की घात 13 जूल हमें प्राप्त हो जाएगा। नाभिकीय बलों के दो गुण लिखिए। आपको ऐसे सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप की बजाय। तो देखो, हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर तो नाभिकीय बलों के गुण देखे ही थे। एक एक करके मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि देखिए, इनकी जो प्रकृति है, सबसे पहले तो ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं। तो देखिए, जो नाभिकीय बल हैं वो आकर्षण प्रकृति के होते हैं। साथ में इनकी जो परास होती है वो अल्प परास होती है। ये सबसे परबल बल होते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करते, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ये समान रूप से काम करते हैं। चक्रण पर इन बलों का मान निर्भर करता है और ये बल एक स्थिति के पश्चात संतृप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया गया था। इसको हम E बराबर mc² से पुट करते हैं, तो ये द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच में संबंध होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेडियो एक्टिवता किससे कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, रेडियो एक्टिवता के बारे में हेनरी बेक्यूरेल ने सर्वप्रथम बताया था कि जब किसी पदार्थ से स्वतः ही अपने आप ही कुछ अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन होता है तो उस घटना को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो देखिए क्या है कि किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरणों या कणों के उत्सर्जन को उत्सर्जन होने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। रेडियो एक्टिवता कहते हैं। क्लियर? देखिए कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों की यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरेनियम है, थ्योरियम है, एक्टिनियम है, रेडियम है, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है नाभिकीय भट्ठी। फिर आप देखेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण जो कि परमाणु बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ताप नाभिकीय अभिक्रिया को प्रयोगशाला में संपन्न नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रयोगशाला में अति उच्च ताप प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि प्रयोगशाला में
ताप नाभिकीय अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रयोगशाला में ये अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती। फिर देखिए समभारिक किसे कहते हैं? तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो उनको हम समभारिक नाभिक कहेंगे। तो देखिए सूर्य एवं तारों पर कौन सी नाभिकीय अभिक्रियाएं संपन्न होती है? तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य एवं तारों पर संपन्न होती है। क्लियर? इनको हम तापीय अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। ताप नाभिकीय संलयन, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं भी इनको कहा जा सकता है। तो रेडियोएक्टिव क्षय में कौन कौन से कणों का क्षय होता है? तो देखिए यहां पर अल्फा कण, दूसरा होता है बीटा कण और तीसरा होता है गामा। तो देखिए अल्फा कण ये होता है हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक होता है। बीटा कण के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों हो सकते हैं, या तो हो सकता है कण इलेक्ट्रॉन हो या हो सकता है पॉजिट्रॉन हो। और गामा में ये एक फोटोन है, ऊर्जा का फोटोन। तो ये तीन तरीके के कण या विकिरणों का उत्सर्जन होता है। बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन आता है? तो देखिए एक व्यापक समीकरण में आपके सामने रख देता हूं कि ये हमारे पास में एक नाभिक है अक्ष, परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या A। जब इसमें से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो ये Y में कन्वर्ट हो जाता है। द्रव्यमान संख्या पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बीटा कण के रूप में कौन बाहर निकला? इलेक्ट्रॉन। ये बीटा कण ही है, ठीक है, ये बीटा प्लस वाला कण है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वहां पर पॉजिट्रॉन बाहर निकले, कौन बाहर निकले? पॉजिट्रॉन बाहर निकले। तो जब पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक 1 से घट जाता है। एंटी न्यूट्रिनो, यहां पर न्यूट्रिनो नामक कण का उत्सर्जन होता है। तो परमाणु क्रमांक पर क्या फर्क पड़ेगा? बीटा क्षय से परमाणु क्रमांक 1 से घट या बढ़ जाता है, घट जाता है या बढ़ जाता है। क्लियर? अब देखिए कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न भी यहां से देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से पूछे जाना है। तो देखिए जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 100% यहां से पूछा जाएगा कि द्रव्यमान क्षति की डेफिनेशन पूछ सकते हैं,
नाभिकीय बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होता है ये पूछा जा सकता है। द्रव्यमान संख्या और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य आरेख आपसे पूछा जा सकता है। इस आरेख से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्लियर? तो इस चैप्टर में से इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आसानी से मिल सके। कुछ क्वेश्चन और भी हमने यहाँ पर लिए हैं कि सूर्य तारों पर संपन्न होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को समझाइए। तो आपको पूछा जा सकता है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के बारे में, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्र क्या होता है। क्लियर? समीकरण R बराबर R0 1 की घात 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अच्छा रहता है। इस क्वेश्चन को हमने वैसे इस वीडियो में आपको समझा भी दिया है, तो आपको भी ये क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको भी डाला है। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का उदाहरण देते हुए इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहां पर हमारे पास में इतने ही क्वेश्चन है, ये हमारे टोटल क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो विद्यार्थी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।